गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान गोदावरी में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संजना मैम। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल जे के लिए और यूपी जुडिशरी के लिए क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्या क्या सिलेबस चाहिए, क्या पढ़ना है, कौन सा एक्ट हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि लॉ के संबंध में कि अगर हमको पीसीएस-जे की तैयारी करनी है तो हमको कितने एक्ट पढ़ना है, कौन कौन से एक्ट पढ़ना है और उनको हमें कैसे पढ़ना है। तो बात आती है कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं यूपी जुडिशरी की सिलेबस में, चाहे यूपी जुडिशरी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो और हर स्टेट का, जितने भी स्टेट है सबके यूपी जुडिशरी से लेकर सारे स्टेट तक जितने भी लॉ के एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमें क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से ऐसे एक्ट होते हैं जो हमें पढ़ना है। तो प्रोसीजर तो सबको जानते हैं, आपके लॉ वाले स्टूडेंट है सब जानते हैं कि प्रोसीजर लॉ कितने होते हैं, कैसे हमको पढ़ना होता है। तो जब एलएलबी करके स्टूडेंट आते हैं आप लोग, तो इसका मतलब आपको लोगों को पता हो जाता है कि हमको क्या सब्जेक्ट है और कितने हमको सब्जेक्ट पढ़ना है। इसका मतलब जुडिशरी की प्रिपरेशन, सबसे बात आती है कि हम जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू कैसे करें, कैसे हम उसको समझें कि जुडिशरी में हमें क्या पढ़ना है। यानी कि अगर हम एक तरीके से देखें तो हर स्टेट में, जितने भी स्टेट का हम कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, राजस्थान हो, यूपी हो, दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र, कहीं का भी यूपी जुडिशरी का सिलेबस से लेके हर स्टेट तक का सिलेबस में जो हमें पढ़ना है एक तरीके से, उसमें एक बात आती है प्रोसीजर लॉ। तो एक बात हम थोड़ा सा थीम पकड़ लेंगे कि प्रोसीजर लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एज ए लॉ क्या है, और जब हम एलएलबी फर्स्ट ईयर से लेकर चाहे बीएलएलबी वाले स्टूडेंट हों, चाहे एलएलबी वाले हों, चाहे जुडिशरी वाले हों, तो यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब ये जानते हैं कि हमको जो पढ़ना है वो हमको लॉ में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना है जिससे हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो प्रिपरेशन करना ही नहीं है, प्रिपरेशन करके हमको सिलेक्शन लेना है। तो उस सिलेक्शन लेने के लिए हमको पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आप लोगों से एक बात ध्यान देने वाली है कि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हमें कितना पढ़ना है और कौन सी चीज़ें मोस्टली हैं जो हमको ज़्यादा ध्यान देनी है जिससे हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ और एक अच्छी पोस्ट पा पाएँ। तो चाहे एपीओ के स्टूडेंट हों, चाहे एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जुडिशरी के स्टूडेंट हों, जे की तैयारी कर रहे हों, चाहे लीगल एडवाइज़र के स्टूडेंट हों जो बैंक की, लीगल एडवाइज़र की या किसी फर्म की तैयारी कर रहे हों, हर किसी के लिए लॉ जानना, एक जनरल व्यक्ति से लेकर एक स्पेसिफिक पर्सन जो होता है, जहां एक पोस्ट में एक जज बन के बैठता है, उसको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो कहने का ये माध्यम है हमारा कि जब अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें तो उसका पहले थीम समझें कि ये आखिर ये बनाया क्यों गया है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, इसकी नीड क्या थी लाने के लिए, इसको कैसे पढ़ा जाए। एक पढ़ना एक अलग बात है कि हम एक पढ़ते जा रहे हैं, थ्योरी समझने के लिए पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली हमको नहीं पता है भी कुछ भी, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसका मकसद क्या है, इसको हमें कैसे। कोई भी लॉ जब बनाया जाता है तो जब समाज में उस लॉ की आवश्यकता होती है तो एक अधिनियम लागू करके उसको पारित कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, जिससे कि लोगों की परेशानियों को सॉल्व किया जाए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो आईपीसी भी बना, सीआरपीसी भी बना, इंडियन एविडेंस एक्ट भी बना, और 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले आया ही था, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बना, सिविल प्रोसीजर कोड भी बना। और जहाँ तक देखें कि अब हर स्टेट में अलग अलग लॉ चाहिए होते हैं जिसको कहते हैं लोकल लॉज, तो लोकल लॉज भी अलग अलग बना दिए गए हैं। यूपी जुडिशरी के लोकल लॉज अलग हैं कि वहाँ यूपी में कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से लॉ चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के एकोमोडेशन, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ बना दी गई, छत्तीसगढ़ अलग डिवाइडेशन कर। लेकिन प्रोसीजर लॉ चाहे आपका बिहार जुडिशरी हो, एमपी हो, दिल्ली हो, और जो भी स्टेट आप देना चाहते हैं, तो कोई भी स्टेट में आप जाइए तो एक लॉ आपका जो होता है प्रोसीजर लॉ, यानी कि सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और इसमें हम सब्सटेंटिव और प्रोसीजर को अलग कर देंगे, और जो भी लॉज होते हैं यानी कि वो हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है और हमें उनको कैसे पढ़ना है, कैसे डील करना है, ये हमें जानना है।
हम ये नहीं कहते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का फल हमें कितना मिलना चाहिए, जब हम एग्जाम रूम में बैठते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए जो हम पढ़ के आए वो हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर हमें मिल रहे हैं तो हमने वो चीज़ें पढ़ी हैं, और क्वेश्चन हमको नहीं मिल रहे हैं तो हमको वो समझ में ही नहीं आएगा। और लॉ सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि एक एडवोकेट से लेकर, एक जज से लेकर, एक स्टूडेंट से लेकर हर जनरल आदमी तक लॉ जानना चाहता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसमें एक सब्जेक्ट अगर हम पढ़ेंगे अभी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। आप लोग भी जानते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट का महत्व कितना है, और ये प्रोसीजर लॉ है और इसके बिना किसी लॉ में काम भी नहीं चल सकता है। अगर आईपीसी में कोई ऑफेंस होता है, सीआरपीसी में उसकी प्रोसीजर हो रही है, तो एविडेंस की भी हमें जरूरत पड़ेगी कि एविडेंस का मूल रूप कितना है। तो सब लॉ जानने के लिए एक बात अलग आती है कि हमें एक सिलेबस तैयार करने की जरूरत नहीं, हमें सारे स्टेट को साथ लेके चलना है। उसमें जितने भी प्रोसीजर लॉ हैं, जितने भी मूल विधियां हैं, सभी को हमें जानने की जरूरत होती है, चाहे वो सब्सटेंटिव लॉ हो चाहे प्रोसीजर लॉ हो। तो मेरा कहने का मतलब है इतना सा कि आज से आप लोग क्लास लें, और अभी तो जो हमारी क्लास चल रही है, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी क्लास दी जा रही है, लेकिन एक समय में ये क्लास इतनी बहुत अच्छी बनने वाली है कि आप एक ग्रुप ज्वाइन करके इसको पढ़ सकते हैं, और इतना अच्छा पढ़ाया हुआ आपको ना तो मिल पाएगा और ना समझ में आ पाएगा कहीं अगर आप और अलग पढ़ते हैं तो। जो एक एक थीम हम आपको बताएंगे, जो एक एक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि पॉइंट पॉइंट से आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि हमें लॉ पढ़ना कैसे है। आपको सिर्फ एक क्लास लेने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि लॉ की हमें तैयारी कैसे करना है और हमको क्या पढ़ना है। बहुत से लोग पढ़ाते होंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि कौन कैसा पढ़ाता है, लेकिन मैं पर्टिकुलर अपनी बात जानती हूँ कि हमको पहले बेयर एक्ट समझ में आना चाहिए कि हम अगर लॉ पढ़ रहे हैं तो उस बेयर एक्ट का क्या मतलब है और हमें कैसे पढ़ना है। बहुत सारे लोग टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, हम नहीं जानते उन सबको, लेकिन बस हम इतना जानते हैं कि आप कितना, इतनी एनर्जी होना चाहिए, इतना फोकस होना चाहिए कि आप एक बार बेयर एक्ट पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आपका कोई एग्जाम रुकने वाला नहीं है। मैं आपको इस बात के लिए आपको बताती हूँ कि कहीं भी कोई एग्जाम हो, बेयर एक्ट के बाहर से क्वेश्चन आना ही नहीं है। 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेयर एक्ट से आते हैं, उसमें केस लॉ भी आपके आ जाते हैं, लेकिन 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा इधर उधर होते हैं। तो 90% क्वेश्चन की मैं अब जिम्मेदारी ले सकती हूँ, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, वो क्वेश्चन आपको एक नज़र में पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा। बेयर एक्ट देख के बच्चों को नींद आने लगती है, कंप्यूटर सोचते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, आज आपको बेयर एक्ट पढ़ने का हम तरीका बताएंगे कि आपको कैसे लाइन टू लाइन पढ़ना है, और आपको एक एक चीज पॉइंट पॉइंट याद रहेगी कि हमको पढ़ना कैसे है। इसलिए आप इस क्लास को ज्वाइन करिए, अगर ज़्यादा समय के लिए नहीं, कम समय के लिए ज्वाइन करिए, लेकिन उससे सीखिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमारी क्लास पूरी ज्वाइन करिए, नहीं करिए, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कम समय में अच्छी चीज़ों को जान लीजिए। एक अच्छे टीचर का, एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आप समझिए कि हमको पढ़ना कैसे और हमको सीखना कैसे है। तो मेन चीज़ हमारा पढ़ना नहीं है, मेन चीज़ है हमको सीखना, कि हमको लॉ में, अगर लॉ की फॉर्म में आना है, लॉ हमको पढ़ना है, जुडिशरी का एग्जाम देना है, सिविल जज बनना है, या एचजेएस बनना है, या आपको लीगल एडवाइजर बनना है, एपीओ बनना है, और या आपको टीचर वे में पढ़ाना है। तो पढ़ाना है या आपको कोई भी लॉ की फील्ड में जाना है, तो हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो बेयर एक्ट से बाहर चीज़ें जाने वाली नहीं हैं। आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के बाद कि आप तुरंत उस बेयर एक्ट को देखने लगेंगे, मैम ने जो पढ़ाया वो इसी में तो है, सारे क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं, अप्रूवल हो रहा है, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, आपको बेयर एक्ट से बाहर जाना ही नहीं है। तो देखिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइबर्स करिए और सभी लोगों को शेयर करिए, जिससे कि मेरी वीडियो जगह जगह पहुंच पाए, और जो अच्छे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जिनको कोई माध्यम नहीं है पढ़ने के लिए, वो इतनी परेशानियों से पढ़ रहे हैं, एक ऐसे गरीबी के स्तर से गुजर रहे हैं कि उनको कहीं अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइबर्स करके आप आगे बढ़ाइए, वॉच करिए, समझिए, पढ़िए, और उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ पढ़ना है। जब आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, तब आपको समझ में आएगा कि हमको लॉ पढ़ना नहीं है, लॉ पढ़ा के सीखना है, प्रैक्टिकल करना है, और हमको उतर जाना है एक जगह जहाँ पे हमको लगे कि हमको उस फील्ड में हमसे ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं है।
तो कहने का मेरा मतलब है, आप लोग बहुत सीरियस इस वे को लीजिए कि जो भी आप पढ़ें तो पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिकल करें। जब तक हम पढ़ते हैं तो एक थ्योरी बन के रह जाता है, लेकिन जब मोटिव में आता है प्रैक्टिकल तो हम उसको देखते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो गई है, हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं। और एक तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसा एक्ट है कि कोई भी इसको बिना पढ़े नहीं रह सकता है। अगर उसने एक बार, चाहे प्रोसीजर लॉ हो चाहे कोई भी लॉ हो, हम आपको ऐसे खेल खेल में पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि हम लॉ पढ़ नहीं रहे हैं, लॉ सीख चुके हैं और हम इसको प्रैक्टिकल करना चाहें। तो आइए इस चैनल पे हम आपको बताते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइबर्स करिए, लाइक का बटन दबाइए और आ जाइए हम अपने फॉर्म में आते हैं कि हम इनको इंडियन एविडेंस एक्ट हमको पढ़ना कैसे है। उतर जाइए उस फील्ड में, पा जाइए एक अच्छी नौकरी, अच्छे लॉयर बन जाइए, अच्छे लीगल एडवाइज़र बन जाइए, अच्छे स्टूडेंट बन जाइए और एक तरीके से अच्छे आप टीचर बन जाइए। जो आपको ज़रूरत है कि हमको एक अच्छे टीचर से पढ़ने की और क्या समझना है, क्या समझाना और क्या सीखना है। तो चलती है, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, यानी कि हमारा आज का सब्जेक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट नंबर 1 जो 1 सितंबर 1872 को यानी कि 1872 को लागू हुआ, जो बनाया गया है, यानी जिन्होंने बनाया है इसको बनाने वाले थे जेम्स स्टीफन। तो अब आती है बात कि बनाने वाले तो हमको पता चल गया है, जेम्स स्टीफन महोदय जी ने इसको बना दिया है। तो इंडियन एविडेंस की जरूरत हमको क्यों पड़ी? सबसे बात पहले आती है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जिसका एक्ट नंबर 1 है, देखिए आप अच्छे से देखिए, अधिनियम संख्या 1 और 1872 का बना हुआ है और यही डेट आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेगी 1 सितंबर 1872। अब इंडियन एविडेंस एक्ट तो सब तो जानते हैं कि पढ़ना कैसे है और इसको आप पढ़े जा रहे हैं, जो आप ये जान भी नहीं पा रहे हैं कि हम इसको कैसे पढ़ें, स्टार्ट इसको किधर से करें, कहाँ से स्टार्ट करने की हमको ज़रूरत है। तो आपको जुडिशियल प्रिपरेशन करना है, लीगल एडवाइज़र बनना है, एपीओ की पोस्ट पाना है या स्टूडेंट बनना है, और लॉ के स्टूडेंट की थीम भी आप जान लीजिए कि आपको ये आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे आप लॉयर भी बनना चाहते हैं तो एविडेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि साक्ष्य जब तक नहीं होगा तब तक माना नहीं जाएगा कि एविडेंस दिया ही गया है। तो हम आ जाते हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि 1872 का बना हुआ है। थोड़ा सा गलत हो जाता है तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, लिखने में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो 1872 का बना हुआ है, 1 सितंबर यानी कि 1872 को ये बनाया गया है और इसका अधिनियम संख्या जो है एक्ट नंबर 1। तो हम पहले ये जान लें, अभी हम ये नहीं खोलेंगे कि साक्ष्य क्या है, ये क्या है, पहले हम सिलेबस जान लेंगे कि हमें इंडियन एविडेंस एक्ट का बीआर पहले खोलना कैसे है। तो आप सभी के पास चाहे सीएलए का बीआर एक्ट हो, कानून लॉ का हो, कोई भी हो, आपके पास सारे बीआर एक्ट होना चाहिए, जिससे आप एक बीआर एक्ट के माध्यम से आप पढ़ेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और आपको एक एक सेक्शन में से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए आपको कैसे मिलते हैं क्वेश्चन और कैसे आप वहां तक पहुंचते हैं, आपको अभी एक एक चुटकी में समझ में आएगा। तो 1 सितंबर 1872 को ये बनाया गया है, लागू हुआ है और इसको बनाने वाले थे जेम्स स्टीफन। इसमें पार्ट 3 है और चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 11 है और इसमें जो सेक्शन दिए गए हैं 167 सेक्शन है। एक प्रोसीजर लॉ, एक प्रक्रियात्मक विधि है और ये लैक्स फोरी है, ना कि लैक्स लोसी। और लैक्स फोरी का मतलब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, और यानी कि जब आप पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट तो इतना धुआंधार आपको पढ़ना है कि इसके अलावा आपके पास कोई एक्ट की नॉलेज ही ना हो। तो प्रोसीजर लॉ, मेजर लॉ आपका इतना बढ़िया से तैयार हो जाना चाहिए कि आपको अदर कोई लॉ की ऐसी जरूरत ना बने कि आपको नहीं आता है। कहीं भी किसी जगह आप जाने के लिए, किसी भी एग्जाम में जाने के लिए आपके पास ये परफेक्ट होना चाहिए कि आपको मेजर पार्ट आपका तैयार है। अगर आपका मेजर पार्ट तैयार है
तो लोकल लॉज तो आप पढ़ ही लेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे लोकल लॉज वो हम आगे चल के बताएंगे आगे वाली वीडियो में। लेकिन आज हम जानने इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ने का तरीका। तो सबके पास बियर एक्ट होगा, मेरे हिसाब से आपके पास सबके पास होना चाहिए। एक कॉपी रखिए, एक बियर एक्ट रखिए, एक पेन रखिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। और मोबाइल की स्क्रीन सामने कीजिए और समझ लीजिए कि हमको अब कैसे इसको धुआंधार पढ़ना है और कैसे आगे बढ़ाना है। देखिए लॉ को कैसे पढ़ा जाता है, चुटकियों में खेल खेल के आप लॉ पढ़ेंगे। तो 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ, जेम्स स्टीफन बनाने वाले थे। पार्ट इसमें 3rd है और चैप्टर इसमें 11 है। 167 इसमें सेक्शन है, प्रोसीजर लॉ है और लेक्स फोरी है। अब आ जाते हैं हम इसके मूल बिंदु पर कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, एक्ट नंबर 1। तो पहले ही आप जब खोलेंगे इंडेक्स पे आ जाइए तो देखेंगे इसमें पार्ट नंबर 1 यानी कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हम आगे पढ़ेंगे। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, रिलेवेंसी फैक्ट क्या होता है, फैक्ट एंड इशू क्या होता है, ये आगे समझेंगे। तो सबसे पहले बात ही आती है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पार्ट नंबर 1, जिसमें 2 चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 यानी प्रिलिमिनरी, जिसको कहा जाता है प्रारंभिक। सेक्शन नंबर 1 से लेके ये 4 तक जाता है। इसको सेक्शन नंबर 1 से लेके 4 तक पढ़ना है। फिर बात आती है चैप्टर नंबर 2, जिसको कहते हैं तथ्यों की सुसंगति के विषय में, यानी सेक्शन नंबर 5 से लेके 55 तक। फिर आता है चैप्टर नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 2। इसमें हम पढ़ने वाले हैं 4 चैप्टर। तो आ जाता है सबूत के विषय में, यानी ऑन प्रूफ, कैसे एविडेंस दिया जाए, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। तो हम आ जाएंगे सेक्शन नंबर 56 से लेकर 58 तक, यानी एविडेंस कैसे दिया जाएगा, कौन से तथ्य को साबित किया जाएगा, कौन से तथ्य को साबित नहीं किया जाएगा, यानी सेक्शन 56, 57 और 58 में तो जो तथ्य साबित किए जाने योग्य हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 56 से लेकर 58 और फिर आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, जिसमें 59 से 60 तक ये कैसे ऐड किया जाए, यानी कि इसमें बताया जाता है कि आप सेक्शन नंबर 60 में कि अगर ओरल एविडेंस देते हैं तो मस्ट भी डायरेक्ट आप दीजिए। और 61 से लेकर 90 तक चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे प्रीलिमिनरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, इसको साबित कैसे किया जाएगा। सेक्शन नंबर 63, 64, 65 हम यहाँ पढ़ लेंगे और ये चला जाएगा 90A तक। फिर उसके बाद आता है कोई कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन है, ओरल एविडेंस से कैसे उसको एविडेंस हम साबित किया जाए, तो हम पढ़ेंगे 91 से लेकर 100 तक। यानी कि हमें पहले में पढ़ना है, समझ लीजिए 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ, जेम्स स्टीफन बनाने वाले थे। पार्ट इसमें 3rd है, चैप्टर इसमें 11 है, सेक्शन इसमें 167 है, प्रोसीजर लॉ है और ये लेक्स फोरी है। इतना थीम दिमाग में रख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, यहाँ से 5 क्वेश्चन। फिर आ जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में कितने पार्ट हैं, तो आप समझ लीजिए इसमें 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, दूसरा पार्ट ऑन प्रूफ, सबूत का भार, तीसरा पार्ट साक्ष्यों का पेश किया जाना, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एंड इफेक्ट, यानी साक्ष्यों का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। ये 3 पार्ट इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं और हमको इन्हीं को पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 1 में 2 पार्ट, सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 4। सेकंड पार्ट में जो चैप्टर नंबर दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर में सेक्शन नंबर 5 से लेके 55 तक रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ये आपका एक पार्ट खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट में 2 चैप्टर 1 से लेकर 4 और सेक्शन नंबर 5 से लेकर 55 तक 2 चैप्टर यहाँ खत्म। पार्ट सेकंड में आ जाइए, सेक्शन नंबर 56 से लेकर 58 तक, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप चैप्टर नंबर 4 में, यानी कि 59 से 60 तक। उसके बाद आइए चैप्टर नंबर 5 में 61 से लेकर 98 तक और उसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 6 में 91 से 100 तक। तो फर्स्ट पार्ट में 2 चैप्टर और सेकंड पार्ट में 4 चैप्टर। अब आ जाती है लास्ट थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट यानी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एंड इफेक्ट, साक्ष्यों का पेश किया जाना, उसका प्रभाव। तो देख लीजिए इसमें हमको 5 गिनती के चैप्टर पढ़ना है, समझ लीजिए। साक्ष्य का पेश किया जाना, उसका प्रभाव, तो चैप्टर नंबर 7 आ जाएगा, सेक्शन नंबर 101 से लेकर 114A। उसके बाद आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 8 यानी कि वाइस्टॉपिल, सेक्शन नंबर 115 से लेकर 117 तक। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर यानी कि 9 118 से 134 तक। इसमें सीधा सीधा बता दिया गया है
कौन साक्ष्य दे सकेगा। डम विटनेस क्या होता है, मूक साक्षी क्या होता है, बिना बोले असमर्थ वाला व्यक्ति भी जा सकता है, कोर्ट के सामने साक्ष्य देता है तो कौन सा एविडेंस माना जाएगा। 118 से 134 तक हम यहाँ पढ़ लेंगे। फिर चैप्टर नंबर 10 में हम सीधा सीधा पढ़ लेंगे सेक्शन नंबर 135 से 166, यानी कि इसमें कौन कौन से एविडेंस कैसे लाए जाएं, कौन आ सकता है, कैसे एविडेंस देगा। और इसी में हम एक चीज और देख लेते हैं, जो पक्षद्रोही साक्षी होता है वो कौन सा होता है। हमारा ही साक्षी हमसे ही हॉस्टाइल हो गया, ये हम यहाँ देख लेंगे। और लास्ट में हम देख लेंगे साक्ष्य का अपवर्जन, सेक्शन नंबर 167, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में 2 चैप्टर, पार्ट नंबर सेकंड में 4 चैप्टर और पार्ट नंबर थर्ड में 5 चैप्टर। एक बार और रिवाइज कीजिए। 1 सितंबर 1872 लागू हो गया, ठीक है। बनाने वाले कौन थे, जेम्स स्टीफन थे। कौन सी विधि है, लैक्सफोरी विधि है, प्रक्रियात्मक विधि है। कितने चैप्टर हैं इसमें, चैप्टर नंबर 11 है। और कितने सेक्शन है, 167 सेक्शन है। और पार्ट नंबर इसमें 3rd है। फर्स्ट पार्ट में 2 चैप्टर, 1 से लेकर 4 पहला, और उसके बाद 5 से लेकर 55 तक। यहाँ एक पार्ट आपका खत्म हो गया, दूसरे पार्ट पे आ जाइए 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे आप 4 चैप्टर पढ़ लेंगे। कौन कौन सा, 56 से लेकर 58, 59 से लेकर 60, 61 से लेकर 98 तक और 91 से लेकर 100 तक। उसके बाद आ जाएंगे आप 3rd चैप्टर, 3rd पार्ट पे। इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ लेना है, यानी कि सबूत का भार, यानी कि 101 से लेकर 114 ए तक। कौन सा सबूत का भार होता है, सबूत का पल्ला कितना भारी है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, ये हम सब जान लेंगे। फिर आ जाएगा स्टॉपेल 115, 117, 118 से 134, 135 से 166, 167। तो ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है। आपके पास बियर एक्ट होगा, एक बार आप खोल के देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सर से याद करते चले जाएंगे। 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर याद कर लीजिए। 2 चैप्टर, फर्स्ट पार्ट 2 चैप्टर, सेकंड पार्ट 4 चैप्टर, थर्ड पार्ट 5 चैप्टर। हो गया ना याद। अब देखिए, आप घूम जाइए, आ जाइए, आप बताइए, एक एक सेक्शन में देखिए सेक्शन नंबर कितने हैं इसमें, यानी कि 167। और उसके बाद आप देख लीजिए कितने चैप्टर हैं, 11 चैप्टर हैं। इसके बाद कौन बनाने वाले हैं, जेम्स स्टीफन है। इसके बाद कौन सी विधि है, लैक्सफोरी विधि है। और यानी कि हमको इसमें अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जो कि फिप्सन कह के चले गए, प्रोफेसर बिगमोर कह के चले गए। क्या क्या कहे जान लीजिए। साक्ष्य विधि 3 बातों तक सीमित होनी चाहिए। वो कौन कौन से साक्ष्य होना चाहिए, एविडेंस, रिलेवेंसी, फैक्ट और फैक्ट इन इशू तक ही सीमित हो। इसके अलावा हम कोई एविडेंस नहीं लेंगे। सेक्शन नंबर 5, यानी कि फिप्सन अपनी बात कहे हैं कि विवादक तथ्य, अभी हम ये नहीं जानेंगे विवादक तथ्य होते क्या है, तथ्य हम बाद में पढ़ेंगे। विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों तक ही एविडेंस को सीमित होना चाहिए। मतलब इसके अलावा हम कोई एविडेंस नहीं लेंगे। फैक्ट इन इशू, बस यही ले आइए हमारे पास। तो तथ्य बताना पार्टीज का काम और विधि बताना कोर्ट का काम। समझ में आ गया। तथ्य बताना पार्टीज का काम। ये एक पंखा है, दैट इज फैक्ट। ये एक कंप्यूटर है, दैट इज फैक्ट। ये एक बोर्ड है, दैट इज फैक्ट। ये एक मार्कर है, दैट इज फैक्ट। लेकिन इसको हम रिलेवेंसी फैक्ट कैसे कर देंगे। रिलेवेंसी फैक्ट यानी इस तथ्य को, ये एक फैक्ट है, ये पेन है, ये फैक्ट है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है, ये बोर्ड पर लिखने का काम कर रहा है। तो रिलेवेंसी हो गया ना, एक से बात एक जुड़ गई। जब तथ्य एक तथ्य से दूसरा तथ्य जुड़ जाता है तो वो बन जाता है यानी कि रिलेवेंसी फैक्ट। तो अब बात तो यही है कि इस पेन से लिखा गया, दैट इज फैक्ट। एक पेन है, लिखा गया, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। अब हम ये जान लेंगे, फैक्ट को जब फैक्ट से हम मिला देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, ये भी फैक्ट, ये भी फैक्ट, जुड़ गया ना। जब ये जुड़ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से इस प्रकार संसक्त होता है, इस प्रकार कनेक्टेड होता है कि उसका कोई रूप हो, तब वो क्या हो जाता है, एक फैक्ट से रिलेवेंसी फैक्ट। तो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए, इसके अलावा हम साक्ष्य नहीं लेंगे। दूसरा पॉइंट, अनुश्रित साक्ष्य का अपवर्जन किया जाना चाहिए। ओरल एविडेंस यानी कि
अनुसूचित साक्ष्य में भी दो साक्ष्य होते हैं, द हियरसे एविडेंस, द सर्कमस्टांशियल एविडेंस, यानी कि सुना सुनाया साक्ष्य। तो सुना सुनाया कौन मानेगा, कोई नहीं मानता है, लेकिन एविडेंस में इसको भी महत्व दिया गया है, जो कि सेक्शन नंबर 5 से 55 तक हम पढ़ लेते हैं, कि जिसमें दिया गया है कि जो फैक्ट सुने सुनाए हैं उसको भी प्रिज्यूम कर लेना चाहिए। जब कोर्ट को कहीं से कुछ नहीं मिलता है तो कोर्ट क्या करेगा, उसको भी प्रिज्यूम करेगा, उसको भी लेगा, लेकिन साक्ष्य होना चाहिए द बेस्ट एविडेंस, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लिखा लिखाया साक्ष्य। तो अब हम बात करेंगे, तीन बातें यहाँ आती हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इससे बाहर आपको क्लास छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आप एविडेंस नहीं समझ पाएंगे। 3 पॉइंट समझ लीजिए, पूरा एविडेंस आप समझ जाएंगे। पहली बात, साक्ष्य को विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए, सेक्शन नंबर 5, हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते, ठीक है। दूसरा बात, अनुसूचित साक्ष्य का वर्जन किया जाना चाहिए, ओरल एविडेंस बाहर हम नहीं ले सकते हैं, कोर्ट कह देगा भाई चले जाइए वहां, हम नहीं ले पाएंगे। और लास्ट में आता है द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस, यानी कि हर मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य दीजिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए, ओरल एविडेंस नहीं देंगे। लेकिन हम दे सकते हैं, ओरल एविडेंस देंगे, कहाँ देंगे, ओरल एविडेंस हम देंगे सेक्शन नंबर 60, यानी कि मस्ट बी डायरेक्ट, जैसे कि हम किसी को बता रहे हैं, जैसे हम किसी को सुना रहे हैं, जिसने स्वयं सुना हो, देखा हो, अनुभव किया हो, इंद्रियों द्वारा किया हो, बोधगम किया गया हो, सुना सुनाया साक्ष्य। तो सुना सुनाया भी साक्ष्य भी एज ए रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, लेकिन कब, जब आपने स्वयं देखा हो, स्वयं सुना हो, स्वयं जाना हो, इंद्रियों द्वारा बोधगम किया हो, और आप उसको कंसीव करते हैं कि मैंने सुना है, मैंने देखा, अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है, अपना अनुभव किया है, यानी कि ये कौन से फैक्ट हैं, ये सुने सुनाए साक्ष्य भी सामने आ जाते हैं। तो कैसे लाइए आप, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 60 में ले आइए, हम मान लेंगे, लेकिन नहीं ला पाते हैं। तो द बेस्ट एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि जब कहा जाता है बिल बनती है, वक्त जरूरत पे काम आवे, तो कोई भी साक्ष्य हो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। लेकिन अगर क्यों, अगर मान के चलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके पास और आप ओरल एविडेंस दे रहे हैं, तो कोर्ट पूछेगा ना कि पहले डॉक्यूमेंट तो लेके आइए, ओरल कहाँ से ले आए हैं आप, ओरल आप बोले चले जा रहे हैं, आपने स्वयं देखा किया है। लेकिन जब आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो द बेस्ट एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो एविडेंस 2 टाइप में, यानी कि एक होगा ओरल एविडेंस, एक होगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसमें कहा जाता है डीम्ड एविडेंस, और एक होता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य, जिसको कहा जाता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस, द हियरसे एविडेंस, सुना सुनाया साक्ष्य। तो साक्ष्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि साक्ष्य क्या होता है, कोर्ट क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, रिलेवेंसी फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये सारी चीज हम आगे पढ़ेंगे। मैं प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उपधारणा करेगा, कर सकेगा, प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ, हम आगे वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज के सिलेबस में हम इतनी बातें जानेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे छोड़ना है। तो एक बार और बेल आइकन को दबाते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, चीज़ों को जानते हुए एक बार और आ जाइए, हम आपको रिवाइज करा देते हैं। समझ लीजिएगा, बेयर सामने रखिए, देख लीजिएगा। आज आपको केवल इतना ही समझना है, आज ज़्यादा नहीं पढ़ना। इतना समझने के बाद हम आप आगे चलेंगे, फिर हम सीधा सीधा कोर्ट और फैक्ट से स्टार्ट करेंगे। आप समझेंगे फैक्ट क्या होता है, कोर्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, सब चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। आप जरा सा एक बार एक एक लाइन में समझ लीजिए, बेयर एक्ट को सामने रखते हुए। 1 सितंबर 1872 लागू हो गया। जेम्स स्टीफन बनाने वाले हैं। पार्ट कितने, 3rd हैं। चैप्टर कितने हैं, 11th हैं। सेक्शन कितने हैं, 167 हैं। कौन सा पार्ट है, प्रक्रिया प्रोसीजर लॉ है, और ये क्या है, क्लैक्सपुरी है। यहाँ से आपको फर्स्ट सेक्शन से लेकर ये थीम में आपको यहाँ 5 क्वेश्चन मिल गए हैं। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको सबसे पहले रखा मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा लॉ है, तो आप बताएंगे प्रोसीजर लॉ है, यानी कि प्रक्रियात्मक विधि है। सबसे पूछा जाएगा ये कब बना है, तो आप बताएंगे 1 सितंबर 1872। उसके बाद आप बताएंगे कौन बनाने वाले हैं, जेम्स स्टीफन
में भाई? उसके बाद आप बता दोगे इसमें कितने पार्ट है। पार्ट 3 है, चैप्टर कितने हैं 11 है, सेक्शन कितने हैं 167 है, प्रोसीजर लॉ है और लेक्स 4 है। ये आपको यहाँ पे जितनी बातें बताएंगे इसमें से एक एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। इसका मतलब आपका एक इसमें क्वेश्चन सब सही हो जाएंगे। दूसरे में आते हैं, एक्ट नंबर कौन सा है? ये फर्स्ट है और ये 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा आप इधर उधर ना जाइए, बस इस बात को ही ध्यान दीजिएगा कि हमको ऐसे पढ़ना है। जब आप ये जान लेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपको इतने अच्छे समझ में आएगा कि आप कहेंगे कि हमको एविडेंस के अलावा कोई सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है। तो आ जाएंगे आप चैप्टर नंबर फर्स्ट 1 से लेकर 4 सेक्शन। देखिएगा डायरेक्ट में खोल के रखिए। चैप्टर नंबर आप देखेंगे यानी कि 2 चैप्टर, यहाँ पे देखेंगे सेक्शन नंबर 5 से लेकर 55 तक। फिर आ जाएंगे पार्ट नंबर 2 जिसको कहा जाता है सबूत का भार ऑन प्रूफ। कैसे साबित किया जाए, कैसे नहीं साबित किया जाए, बर्डन ऑफ प्रूफ इसके होता है। ये सारी चीजें हम आपको देखेंगे। और सेक्शन नंबर 56 से लेकर 58 तक यानी कि जो फैक्ट, जो तथ्य हैं उनको कैसे किया जाए, जिनका नोटिस हो चुका है उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। 58 में ऐसे फैक्ट जो अपने आप में ही रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। और उसके बाद देखेंगे 59 से 60 तक और उसमें देखेंगे फिर 61 से 98 तक कौन कौन से एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, इनको कैसे साबित किया जाए, फर्स्ट एविडेंस को कैसे साबित किया जाए। तो हम देख लेंगे 61 से 98 तक। उसके बाद हम देख लेंगे चैप्टर नंबर यानी कि 6 91 से 100 तक। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम देख लेंगे पार्ट नंबर 3, खोल के देख लीजिए, यानी कि साक्ष्य का पेश किया जाना, उसका अपवर्जन, कैसे प्रोडक्शन किया जाए, इसका क्या इफेक्ट होगा। तो आ जाएंगे चैप्टर नंबर यानी कि 7 पर 101 से 114 तक। सबूत का भार किस पर होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, तराजू की तरह तुल रहा है ऐसे ऐसे, इस पर होगा उस पर होगा। तो हम ये देख लेंगे। फिर 115 से 117 तक हम देख लेंगे बाय स्टॉप इट, यानी कि कौन बोल रहा है, स्टॉप कर दिया जाए। उसके बाद 118 से 134 हम देख लेंगे यहाँ पे, जिसमें बता दिया जाएगा कि डम विटनेस कौन होता है, कौन साक्ष्य दे सकता है, क्या एक पागल व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है, एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, एक बालक बच्चा भी साक्ष्य दे सकता है, हाँ दिया जा सकता है। उसके बाद 135 से 160 तक हम देख लेंगे कि अगर वो साक्ष्य दे रहा है तो कैसे दिया जाए, स्पेसिफिक एविडेंस आ जाएंगे यहाँ पर, विशेषाधिकृत संसूचनाएं, कम्युनिकेशन, स्पेसिफिक रूप से कौन विशेषाधिकृत संसूचनाएं आती हैं, इसमें किस किस को सपोर्ट किया जा रहा है, मजिस्ट्रेट को सपोर्ट किया जा रहा है, हस्बैंड वाइफ को किया जा रहा है, बच्चों को किया जा रहा है और किनको किया जा रहा है। इसी में जाएगा हॉस्टाइल विटनेस, मेरा ही साक्षी मुझसे मुकर गया। उसके बाद आएगा सेक्शन नंबर 167। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और निर्णय लीजिए कि आपको कहाँ पे पढ़ना है, कौन सा क्लास ज्वाइन करना है। और एक बार और हम आपसे कहेंगे कि जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकें पहुंचाइए और उसके साथ साथ लोगों को बताइए कि इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और दबाते ही आप ये समझ लीजिए कि आपका एविडेंस तैयार होता जा रहा है। थैंक यू सर।